अभी तक आपने सुना सार्थक को कैसे उस साधु ने बताया कि आपको कर्ण पिशाचिनी ने चुना है, और कैसे मेरे ही कान में आकर कर्ण पिशाचिनी ने बोला था कि आपको कर्ण पिशाचिनी की विद्या में अभ्यस्त होना है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। इस कहानी का दूसरा हिस्सा यहाँ से है। तो उस दिन रात में टहलते टहलते साधु ने उन्हें बताया कि कैसे कर्ण पिशाचिनी ने आपको खुद चुना है। उनके पूछने पर कि कर्ण पिशाचिनी ने मुझे ही क्यों चुना है, साधु ने उन्हें बताया कई बार क्या होता है कि विद्या एक जन्म में नहीं पाई जाती, कई जन्म अभ्यास करना पड़ता है। तो चांसेस हैं आप पिछले कई जन्मों से अभ्यास कर रहे थे और आपको नहीं मिला, आप विद्या पाने के काफी करीब हैं, और क्या पता इस जन्म में आपको वो विद्या हासिल हो जाए। ये पूछने पर कि इस विद्या के हासिल होने से क्या होगा, तो साधु ने उन्हें बताया कि इस विद्या से कर्ण पिशाचिनी भूत, वर्तमान और भविष्य किसी का भी बता सकती है। इसके बाद आप चाहें तो अथाह संपत्ति के मालिक बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया में सब कोई अपना भविष्य जानना चाहता है। जब आपके पास कोई भी आएगा तो कर्ण पिशाचिनी धीरे से आपके कान में आके कुछ न कुछ फुसा के उस आदमी के बारे में बोल देंगी, और आपको उस आदमी के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना होता है कि इस विद्या का कहीं गलत प्रयोग ना करें। गलत प्रयोग करने वाले बहुत नुकसान उठाते हैं। ये विद्या तो वैसे अकेले में पारंगत की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी गुरु का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार की काली विद्या होती है। इस विद्या से हर प्रकार की काली शक्तियां आपके वश में रहेंगी, और कुछ प्रक्रिया और है जिसको पूर्ण करने के बाद ही कर्ण पिशाचिनी आपके पास आएंगी। साथ ही ये भी कि कर्ण पिशाचिनी को बीच में नहीं छोड़ा जाता। आपको इस विद्या को अपने प्राण जाने तक पूरा करना होगा। क्या पता पूर्व जन्म में आपकी इस विद्या को अभ्यस्त होने के बीच में ही प्राण चली गई हो। इस नाते इस जीवन में कर्ण पिशाचिनी चाहती हैं कि आपको यह विद्या मिले ही मिले। फिर सार्थक ने उनसे बोला कि मेरे लिए ये सब सुनना काफी भारी पड़ रहा है। मुझे भी नहीं पता था कि ये चीज मेरे जीवन में कब अचानक कैसे आ जाएगी। तो साधु ने उन्हें बताया कि हमारा भरोसा करिए। हमारा नाम मोहन था, डॉक्टर मोहन, क्योंकि हमने पीएचडी कर लिया था। हमारी शादी होने वाली थी और हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, जैसा कि पहले हिस्से में आपने सुना ही है। एक बार हमारे सपने में हमारे बाबा आए, जिनको गुजरे हुए काफी साल हो गया था। उन्होंने बोला था कि बेटा, हमारे परिवार में एक परंपरा चली आ रही है। परिवार का कोई ना कोई आदमी अघोरी बनता है। हमारे भाई जिनकी शादी नहीं हुई थी वो अघोरी बन गए, और उन्होंने बोला था कि अगले जनरेशन में मेरे पिताजी का नाम लेकर जो भी इनका बेटा होगा उसको अघोरी बनना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पूरी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। मैंने अगले दिन सुबह उठ के ये सपना अपने पिताजी को बताया। पिताजी ने बोला कि हाँ बेटा, हमने आपसे बात तो छिपाई थी। आपके चचेरे बाबा बचपन में ही घर से निकल गए थे। उन्होंने सब भौतिक सुख त्याग कर अघोरी बन गए थे और देश देश में अलग अलग जगह विचरण किया करते थे। लेकिन उस चीज के नाते गांव में काफी लोग हमसे अलग हो गए। हमारे घर में खाना पीना छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से तुम पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़े हो, फिर वापस से हमारे परिवार में वो इज्जत मिलना शुरू हुई है। लेकिन फिर मैंने उन्हें बताया कि बाबा जी सपने में ये भी बोले थे कि अगर ये विद्या हम नहीं लेते हैं तो घर में कुछ ना कुछ दुख टूट पड़ेगा और हमारी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। पिताजी ने बोला, ये सपने की बात है, इस पे क्या भरोसा करना। इस चीज को बीते हुए 3 दिन हो गए। फिर चौथे दिन मेरा बरक्षा चढ़ना था। बरक्षा में लड़की वालों की तरफ से कुछ लोग आते हैं और लड़के को सामान देकर बरक्षा करते हैं। हम लोग ने इंतजार करना शुरू किया। भंडारी लग गया था, खाना पीना बना, सब लोग इंतजार करना शुरू किए। थोड़ी देर बाद पता चला कि जिस बस से वो लोग आ रहे थे वो बस अचानक से पुल से नीचे गिर गई और नदी में डूब गई। उस बस में बैठा हुआ कोई नहीं बचा। बरक्षा में यूजुअली लड़की के घर के सब मर्द लोग आते हैं, तो ना तो भाई बचा, ना चाचा बचा, ना तो पुरुष में कोई भी उनके घर से बचा।
यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ में नहीं आया क्या करना था। उस समय तो सपने की बात नहीं आई, मैं इसको लॉजिकली एक एक्सीडेंट मान के ही चलना शुरू कर दिया। इस सदमे से निकला ही था कि 10 दिन बाद मेरी माता जी सवेरे बिस्तर से उठी ही नहीं, उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए। हम लोगों ने अपनी माता जी की पार्थिव शरीर को लाकर घर के बरामदे में रखा और मेरे पिताजी असुध होके बैठे हुए थे। मुझे एकदम दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे लगा हो ना हो वही कुछ है जो ऐसा मेरे पापा ने बोला था। मेरे पिताजी अचानक से बिना कुछ बोले मेरे तरफ देखना शुरू कर दे। पिताजी मेरी माँ के पार्थिव शरीर के पास बैठे हुए थे और अचानक से सर उठा के वो मेरे तरफ देखे। मुझे लग रहा था कि वो नजरी नजरों में कह रहे हैं कि बेटा अब तुमको समझ गए हो तुम्हें क्या करना है, तुम बस यहाँ से निकल जाओ। मुझे ऐसा ही लगा वो कह रहे हैं। मैंने उनको बस सर हिला के इशारा किया कि अब जैसा होना है वैसा होगा, और मैं वहीं से अपने घर से निकल के सीधे कल्याणी देवी शक्तिपीठ में आकर बैठ गया। मुझे पता नहीं क्यों लगा अब जो होना है वो रास्ता हमें माँ ही दिखाएंगी। मैं तब आके मंदिर के पास के वृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ दिन बाद मेरे कुछ सहपाठी भी जो कि मंदिर में शाम को आते थे मुझे देखे और मुझे अपने साथ अपने कमरे पर लेकर गए। उन लोगों को आपस में लगा कि क्योंकि मेरी माँ अचानक गुजर गई और जहाँ मेरी शादी तय होनी थी वहाँ पे ये आपदा आ गई, इस नाते शायद मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। उन लोगों ने मुझे काफी समझाया बुझाया और उन्होंने बोला कि 15-20 दिन यहाँ रहकर फिर अपने घर चले जाना। मैंने किसी को अपने ना तो सपने वाली बात बताई थी और किस लिए यहाँ पे आया हूँ वो भी नहीं बताया था। मैं बस किसी चीज का इंतजार कर रहा था। उसके बाद एक दिन मैं रात में जहाँ तुम्हारे साथ अभी टहल रहा हूँ यहीं टहलना शुरू किया तो मुझे एक काले रंग की आकृति आते हुए दिखाई दी। ध्यान से देखा तो वो अघोरी थे जिनके पूरे शरीर पे भभूत लगा था, लेकिन उनका शरीर पूरा काला था। वो हमारे पास आए और बोले कि हमको आपके बाबा ने भेजा है, आप चलिए हमारे साथ, आपको हम बताते हैं कि क्या करना है। जैसा बोलेंगे वैसा ही करिएगा। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी का तीसरा भाग सुने। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करें, हम स्पॉटिफाई पे भी हैं, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्ते, आप देख रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।